कोई नहीं, धीरे धीरे समझ आ जाएगी। आज कैश फ्लो के, चल वरुण बस, कैश फ्लो के एमसीक्यूज करने वाले हैं हम, और असर्शन रीजनिंग करने वाले हैं। अभी तक हमने स्टार्टिंग में एक आधा चैप्टर किया था, वो भी इवन मतलब आज से 6-7 महीने पहले स्टार्टिंग के किसी 1-2 चैप्टर के एमसीक्यू किए थे थोड़े बहुत। फर्स्ट के किए थे, पता नहीं सेकंड के, हाँ फर्स्ट के किए होंगे। तो कैश फ्लो के करने वाले हैं, इसके बाद रेशियो के भी करेंगे। रीजन ये है कि जो हमारे पास पेपर में ना 2 पार्ट आने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में एक क्वेश्चन तो कैश फ्लो का 6 नंबर का आना ही आना है, फिक्स है। रेशियो का 4 नंबर का आना है, बाकी 4-5 आपके पास आते हैं एमसीक्यूज। पर्पस ये नहीं है कि पेपर में इस चैप्टर के एमसीक्यूज आने हैं, अब इस चैप्टर के बाद हर चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज करवाया करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ओवरऑल 20 एमसीक्यूज आने हैं। अनुषी कुछ बोल रहा हूं, यहां सुन लो। एग्जाम में ओवरऑल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आने हैं आउट ऑफ 80। तो आप सोचो कितने रेलिवेंट है ये। और एमसीक्यू सोल्व करना, हम कभी भी ना, मैं आपको सिंपल बात बताता हूं स्टूडेंट की, स्टूडेंट कभी भी एमसीक्यू तैयार करके नहीं जाता। स्टूडेंट बड़े क्वेश्चन तैयार करके जाएगा, एमसीक्यू तो उसी का पार्ट है, कर लेंगे जी। एमसीक्यू सोल्व करना अपने आप में एक आर्ट है, स्किल्स है, स्किल चाहिए, मेनली स्किल चाहिए आपको जो असर्शन और रीजनिंग आते हैं। असर्शन रीजनिंग में तो पता ही नहीं चलता, और एमसीक्यू में तो कई बार ऐसे लगता है कि 3 ऑप्शन ठीक है, और कई बार लगता है चारों के चारों ही गलत डाले हुए हैं। तो आज हम एमसीक्यूज और असर्शंस करने वाले हैं। मेनली बीइंग अ टीचर मुझे भी असर्शन रीजनिंग करना और करवाना सबसे बेकार लगता है। क्यों बेकार लगता है? उसमें मेरे को स्किल्स चाहिए। स्किल्स का मतलब है मेरे को मतलब वहां पे सोचना पड़ेगा भाई। एक बार के लिए मैं आपको बड़ा कैश फ्लो का क्वेश्चन दे दूं ना, बड़े वाला क्वेश्चन जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हो, उसमें आप 70-80% ठीक कराओगे, आप कहोगे चल यार ओवरऑल तो हो गया ना। लेकिन जो एमसीक्यू मैं कह रहा हूं उसके लिए एक स्किल क्यों चाहिए? क्योंकि सामने चल रहा है केबीसी, 4 में से यहां पे तो स्टेप मार्किंग ही नहीं है ना। ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत। जो बच्चा, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, इंटरनेशनल लेवल पे जो बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं, इंटरनेशनली आपको पता होगा कि एमसीक्यूज पेपर चलते हैं या असाइनमेंट्स चलती हैं, हमारे जैसे थ्रेटिकल पेपर नहीं चलते फॉरेन में। ये आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन ये पूरा सच्चाई भी नहीं है। वहां पे होता क्या, केस स्टडी टाइप चलते हैं। जैसे हमारा बड़ा क्वेश्चन है कैश फ्लो का, पूरा बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, नीचे आपको 5 एमसीक्यूज दे देंगे। आपके इस बार भी तो सिलेबस में आना है ऐसा क्वेश्चन, पूरी केस स्टडी। पूरी केस स्टडी का मतलब है 6 नंबर वाला यार क्वेश्चन, बस उसके नीचे 5 या 6 आपको एमसीक्यूज दे देंगे। फॉरेन में, इंटरनेशनल में ऐसा लेवल भी चलता है। इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ना बच्चों के ना कॉन्सेप्ट प्रूफ होते हैं। या तो ठीक है तो ठीक, गलत है तो गलत। मैं आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन दे रहा हूं बड़े वाला, आधे बच्चों को 50-60% करना आ ही जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर ली, पूरा फॉर्मेट बना लिया, लास्ट में इंक्रीज डिक्रीज निकाल लिया, फाइनेंसिंग की आधी आइटमें लिख दी, आधी इन्वेस्टिंग की लिख दी। आप कहोगे चल 6 में से 3-3.5 तो मिल ही जाएंगे ना। यहां पे ना आपकी जो अप्रोच होती है ना, वो सेफ अप्रोच हो जाती है। सेफ अप्रोच का मतलब है चल यार फेल तो नहीं होंगे, टॉपर नहीं बनेंगे, फेल तो नहीं होंगे ना, 50% तो नंबर आ ही जाएंगे, 6 में से 2.5, 3, 3.5 मिल ही जाएंगे। एमसीक्यूज आपकी नॉलेज टेस्ट करता है। जिस बच्चे ने पूरा 12 महीने तैयारी करी होती है, या आखिरी के 3 महीने में, हमेशा बोलता हूं, जिस बच्चे ने 12 महीने तैयारी नहीं की ना, तुम दिसंबर जनवरी फरवरी कर लो, तुम सिर्फ टॉपर से 10-12% पीछे रहोगे। मतलब जो ये सोच रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता, तुम 70 वाली लाइन में कब ले जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, 3 महीने की तैयारी करके ढंग से। तो जो 8-10 महीने बीत जाते हैं, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये 3 महीने फिर भी तुम्हें टाइम मिला हुआ है सीरियस होने का। सिलेबस खत्म हो गया है, रिवीजन चल रही है, रिवीजन बैच चल रहे हैं, आपकी तैयारी चल रही है, 3 महीने में भी नैया पार हो जाती है। तो जिस बच्चे ने प्रॉपर तैयारी करी होती है ना, वो बच्चा पता है क्या डिमांड करता है? वो डिमांड करता है सर एमसीक्यू ना 20 नंबर के ना आए, पूरे के पूरे 80 नंबर के आए, 40 के आए, 50 के आए। क्योंकि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, उसको चारों में से भाई पता है सही आंसर कौन सा है। सोच के देखो, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगर मैं आपको एबीसीडी बोल दूं, काउंटिंग बोल दूं, कुछ इतनी इजी वाली चीजें बोल दूं, आप 20 में से 20 नंबर लेके आ जाओगे। 3rd क्लास का सिलेबस, 4th क्लास का सिलेबस। रीजन पता है क्या है? ये नहीं है कि आसान है मुश्किल है, रीजन है आपने वो चीजें कई बार कर ली। तो हमेशा जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, या जो कहता है कि मेरे मार्क्स बिल्कुल ना कटे थ्योरी में या कुछ, वो कहेगा भैया एमसीक्यू डाल दो। अगर गलत होगा तो मेरे दम पे गलत होगा ना, मेरी गलती से गलत होगा। तो इसलिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। इंटरनेशनल वालों को तो ये चीज 25 साल पहले समझ में आ गई थी,
इंडिया वालों को अब ये पिछले 5 सालों से चीजें समझ में आने लगी हैं कि अगर बच्चों की नॉलेज टेस्ट करनी है, बच्चों को अच्छी प्रोग्रेस देनी है, उनका दिमाग अच्छे लेवल पे लेके आना है, एमसीक्यू हर पार्ट में लेते चले जाओ। आपको पता है जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सुना हुआ है, गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ एमसीक्यूज आते हैं। जब मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लगी थी आज से 8-9 साल पहले, टोटली एमसीक्यूज थे। मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी थी ना बिजली बोर्ड में, हाँ छोड़ दी थी क्योंकि सीए करना था, जॉब करनी नहीं थी पहले। मतलब मेरा ऑल ओवर इंडिया में रैंक आया था 80, 81 पता नहीं 80 रैंक था ऑल ओवर पंजाब में, इंडिया में नहीं सॉरी, पंजाब का पेपर था वो। तो 2015 की बात होगी मे बी, नहीं 2016 की, पीएसपीसीएल, शायद जिसको तूने शायद सुन रखा होगा, पीएसपीसीएल पंजाब स्टेट हाँ कुछ होता है ना, पावर कंजम्पशन। पहला ठीक बोला था पंजाब स्टेट, मतलब बिजली बोर्ड यार, सिंपल बस, है ना। इसको बोलते गए हम पीएसपीसीएल। घर पे जाके ना अपना बिजली का बिल उठाना, आपको ये शब्द सबसे ऊपर ऊपर मिल जाएगा, पीएसपीसीएल। तो जॉब लगी थी तो मैंने कहा नहीं करनी। मैं उन दिनों चंडीगढ़ में लाइब्रेरी में पढ़ता होता था 14-15 घंटे, मतलब सुबह से लेकर रात के 3-4 बजे तक। तो मतलब इवन मेरा मेडिकल भी हो गया था, मेडिकल करवाने भी मैं चला गया था पटियाले, तो मेडिकल भी ओके था, सब ठीक था। ज्वाइनिंग ऑफर लेटर आ गई, अक्टूबर से मेरी ज्वाइनिंग थी, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैं उस दिन लाइब्रेरी में, मेरे को अपनी सीट भी याद है, बैग के अंदर मोबाइल था, तो मैं बेसमेंट में बैठा था उन दिनों लाइब्रेरी में, 34 सेक्टर। तो फोन आया, कहते हाँ जी तरुण जी बोल रहे हो? मैं कहा हाँ जी। कहते आपकी आज तो ज्वाइनिंग है, कहते आप की ऑफर लेटर आए हो ना, आपकी जॉब लगी है? मैं कहा हाँ। कहते आपकी ज्वाइनिंग है, कितनी देर तक आ रहे हो? क्योंकि 11 बज चुके थे, 10 बजे पहुंचना था, पता नहीं 9 बजे पहुंचना था, 10 बज गए थे। तो 1 घंटे बाद फोन आया, मैं कहा मैं तो जॉब कर नहीं रहा जी, मैं मेरी तो सीए चल रही है। कहते आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे? फोन पे मेरे को कहते, मैं कहा हाँ भाई नहीं कर रहा, मैंने सोच लिया, डिसीजन ले लिया। घर वालों ने तो मेरे, जब जिस दिन जॉब लगी थी, घर वालों ने लड्डू लड्डू बांट दिए थे, मंदिर में प्रसाद प्रसाद चढ़ाए थे, दादाजी और मम्मी, मोहल्ले में बंटवारा मतलब वो कर दी थी अनाउंसमेंट। मैं कहा नहीं करनी जी। कहते देख लो, आप सोच रहे हो ना गवर्नमेंट जॉब, लोगों 20-20 साल तरसते हैं, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड था, सिर्फ प्रोबेशन पीरियड होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आपकी पक्की है। तो मैंने बड़ी रिसर्च करी, बड़े लोगों से पूछा, एक मेरे दोस्त की जो पहले लग चुकी थी 1-1.5 साल पहले, उससे पूछा, फिर मैंने डिसीजन लिया। मैं कहा नहीं यार, सीए ही करेंगे। सीए की फाइनल स्टेज पे था मैं। तो फिर उन्होंने ना घर पे, पता नहीं कुछ ऐसा था, 1 महीने का फिर हमें एक्सटेंशन लेटर दे दिया मुझे, कि चलो 1 महीने का टाइम है, सोच लो। 1 महीना बहुत अच्छी टर्म होती है, पीरियड होता है। तो 1 महीना मैंने सोचा नहीं, मेरे को तो, मैंने तो इग्नोर ही कर दिया ना, जब डिसीजन ले ही लिया था। एक बार डिसीजन ले लिया फिर नहीं पलटते अपन। गालों बहुत पड़ी थी भाई साहब, आज भी पड़ती हैं कई बार, जैसे पुरानी बातें हो जाती हैं तो आज भी डांट पड़ती है, या कई बार मैं सोचता हूँ। फिर 1 महीने का एक्सटेंशन लेटर मिला, तो मैं फिर भी नहीं गया, जब पूरा महीना फिर से हो गया। फिर घर पे वही पोस्टमैन आया, पता नहीं उनका पीएसपीसीएल वाला बंदा आया जो भी, कि मैं चंडीगढ़ ही था, मम्मी को कहते आप इस लेटर पे साइन करो कि हमने आपको ऑफर लेटर भी दिया है, आपका मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दिया है, आपको एक्सटेंशन लेटर भी दिया, तो आप अपनी मर्जी से ज्वाइनिंग नहीं कर रहे और ये जॉब छोड़ रहे हो। तो मम्मी का मेरे पास फोन आ गया, मैं लाइब्रेरी था उस दिन भी, कहते ऐसे ऐसे बात है। मेरे तो हंजू निकल रहे। मम्मी कहती अरे यार गवर्नमेंट जॉब, मुझे भी अब पता चल रहा है, जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, जब मैं उनका फंड देखता हूँ, 20 साल बाद इतना पैसा हो गया है, तो हम क्या ही कर रहे हैं। तो फिर मम्मी कहते मेरे को तो रोना आ रहा है। मैं कहा कोई नहीं, साइन कर दो, कोई बात नहीं, आपका बेटा इससे ज्यादा कमाएगा, आप देखना। तो मम्मी साइन करने लगे। तो फिर मेरे को जब 2-4 दिन बाद मैं घर आया, तो मेरा तो इतना रोना आया पोस्टमैन के सामने, जो भी बंदा आया हुआ था। तो जॉब छोड़ दी। मैं कहा यार अब जॉब छोड़ दिया ना तरुण, अब मेहनत तो फिर ट्रिपल करनी पड़ेगी, क्योंकि महीने के बाद तो पेपर ही आ गए, उससे 1-1.5 महीने बाद एग्जाम आए सीए फाइनल के, भाई फेल। मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो गया यार लाइफ में। मैं कहा तो बड़ी मतलब ट्रेजेडी होगी अगर, तो वो जब मेरा रिजल्ट आया फेल, और उसके बाद का एक्सटेंशन लेटर अगर बचा होता, तो आज मैं जो भी कर रहा होता वहां पे, मतलब समझ गए कैसे, वो तो पेपरों से पहले ज्वाइनिंग थी ना। अगर वो रिजल्ट के आसपास मेरी ज्वाइनिंग होती ना, फिर मैं रिस्क ना लेता, क्योंकि मैंने लाइफ में ना उतनी मेहनत कभी नहीं की जितनी मैंने वो सीए फाइनल में करी थी, और मैं फेल। जिंदगी में मैं एक ही बार डिप्रेशन में गया हूं। आजकल के तो लड़के लड़कियां पता नहीं कब कब चले जाते हैं डिप्रेशन में, पता भी नहीं चलता। देखो मम्मी का फोन ही आ गया है, मम्मी को पता लग गया होगा मेरी बातें बता रहे। हेलो।
नहीं हो आज मीटिंग सी सैमीनार से उधर खा आया रोटरी क्लब ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ सीए ਦੇ इलेक्शन ਸੀਗੇ उधर खा आए देखा मम्मी को अंदर से वाइब्रेशन आ गई होगी तो मैंने लाइफ में उतनी मेहनत कभी नहीं करी और रिजल्ट का मिला फेल भाई मैं तो डिप्रेशन में मेरा रिजल्ट आया था दोपहर को ये रुपीज क्यों लिख रहा हूँ मैं 2 PM मतलब अकाउंट्स वाले ना हमें ना सारी चीजें पैसों से ही समझ में आती हैं अमाउंट बताओ हमें और नहीं चीजें समझ आती तो हाँ 2 या 12 ही बजे थे हमारे तो 2 बजे रिजल्ट आया मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं फेल हो जाऊंगा लेकिन हो गए फेल नंबर मेरे रहे थे शायद उन दिनों आए थे मेरे 200 चाहिए थे 189 कुछ ऐसे थे 200 चाहिए थे 189 के आसपास थे मतलब ऐसे ढीला ढाला नलायक नहीं था मैं तो आसपास था लेकिन इंटेलिजेंट भी नहीं था सीए के मुकाबले में लेकिन इतना पता था 200 जितना लेवल है पड़ा 50% वाला पास होता है मैं 2 बजे ना जिस रूम में मतलब वो मैं अपने रूम में नहीं खड़ा था मंदिर वाले कमरे में खड़ा था कि भगवान के सामने रिजल्ट देखेंगे तो उस टाइम फिर उसी रूम में मैं सो गया मतलब मेरा रूम ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे मैं वहीं नीचे ही सो गया अगले दिन दोपहर को 3-4 बजे उठा मैं मतलब वो मेरा अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है सोने की 24-26 घंटे में उठा ही नहीं तो 24-26 घंटे उठा ही नहीं फिर ये बात है जनवरी की मैं हर बार पास हुआ हूँ जुलाई में 2 बार पेपर होते हैं साल में एक बार नवंबर में होते हैं तो जो मैंने आपको बताया ना कि मेरी अक्टूबर की ज्वाइनिंग थी क्योंकि नवंबर में पेपर थे तो मेरे को ये सारा कुछ याद है तो फिर जनवरी में उसका रिजल्ट आता है नवंबर के बाद 2 महीने के बाद तो जनवरी में मैं गया था डिप्रेशन में तो मैं पहले तो उठा 25-26 घंटों के बाद फिर उसके बाद 2-3 दिन मतलब आंसू नहीं रुक रहे या जो भी है जिस बंदे ने ना बहुत तकड़ी मेहनत करी होती है ना उसको पता होता है कि मैंने क्या सैक्रिफाइस किया था पिछले 1 साल में टाइम फैमिली पैसा दोस्त फंक्शन बिजली बोर्ड की जॉब तो फिर 2-3 दिन तो मतलब अलग ही सिर दर्द ही ना सेट हुआ फिर घर वालों ने नोएडा भेज दिया 2-3 दिन के लिए सिस्टर के पास कि 2-3 दिन तो उधर रहेगा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा फिर नोएडा के बाद दोबारा मैं वहीं पे चला गया अपना चंडीगढ़ कि अब क्या करना है 2-3 महीने बाद दोबारा से पेपर आ जाने हैं मई में फिर मैं सोच रहा हूँ कि तरुण गलती बड़ी हो गई मैं लाइब्रेरी जाऊं जब उसी सीट पे बैठता था ना जब वो ऑफर वो बंदे का फोन आया था कि आपकी तो ज्वाइनिंग है मैंने उधर वाली साइड पे बैठना ही बंद कर दिया यार मतलब होता है ना नेगेटिविटी चलती है फिर यार इससे अच्छा तो या तो ज्वाइनिंग ही अभी होती फरवरी मार्च में तो मैं तो पक्का कर लेता मैं क्या वो और मेहनत करनी पड़ेगी फिर 2.5 महीने मैंने इस लेवल की मेहनत करी ना मतलब मेरे को लग रहा था जो पिछले 6 महीने में मैंने मेहनत की है ना उतनी मैं कभी कर ही नहीं सकता फिर अगले 2.5 महीने में तो एंड ही कर दिया यूट्यूब देख देख के उन दिनों ना प्रॉपर फुल नेट नहीं मिलता था वो 2 GB 3 GB वाला मिलता था हर दूसरे चौथे दिन पैक डलवाता था 1 GB का 2 GB का ये ढूंढता था कि पढ़ाई का तो सब कुछ आता है क्रैक कैसे करें अब क्या शॉर्टकट चीजें करें नहाने जा रहा हूँ स्पीकर चला दिया जी पीछे से रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी जाता था आपने फिल्मों में सुना होगा पीयू पीयू जाता था हेलमेट लगाना पड़ता था हेलमेट के नीचे पहले हेडफोन लगाता था कि 8-9 मिनट का रास्ता है 8-9 मिनट में अगर मेरा एक कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाता है तो मेरे को है कि ना ये 8-9 मिनट वेस्ट नहीं करने दोपहर को हम रोटी खाते थे सारे दोस्त मिलके ना 2 बजे से लेके 2:30 बजे मैं कह यार ये आधा घंटा तो बहुत ज्यादा है फिर 2:30 बजे तक हम सारे 18-20 जने कभी 8-10 जने इकट्ठे खड़के रेडी पे रोटी खानी सारे पीजी पीजी वाले होते थे वो बंद कर दिया मैं क्या अब ना 2:30 बजे के बाद रोटी खाऊंगा रेडी पे जाना बंद कर दिया 5 मिनट जाते 5 मिनट आते लग जाते थे टिफिन वाला कर लिया फिर मैंने टाइम रखना अपने लिए 2:45 से लेके मतलब 7 मिनट की विंडो रखी मैंने ऐसे कुछ 2:45 बजे कि 7 या 8 मिनट में रोटी खा के दोबारा अपने बेंच पे आ जाना है उस 8 मिनट में हेडफोन लगे हुए होने चाहिए मतलब फिर उसके बाद जब रात को 3 बजे 2 बजे पीयू से आता था ना रात को 2 ढाई 3 बजे पीयू से आता था मैं 34 सेक्टर की एक लाइब्रेरी होती थी वो रात को 10 बजे बंद हो जाती थी फिर 10 बजे हम जाते थे पीयू फिर पीयू के पहले तो वॉचमैन से नीचे छुप छुप के जाना उससे डांट खानी फिर पीयू में जो जो अलाउड होता है जिनके पास आईडी कार्ड होता है हम तो आउटसाइडर थे ना जिनके पास आईडी कार्ड होता है फिर पहले उनमें से कोई लड़के या लड़की को ढूंढो कि भाई ये मेरा बैग है अंदर पहुंचा दे फिर हम बोतल लेके जाते थे ऐसे हाथ में ना जान के मैं तो क्या करता था बोतल को ना ऐसे रख लेता था जान के ना ऐसे ऐसे हाथ साफ करता जाता था हैंकी से कि उसको लगेगा कि अच्छा पानी भरने गए है
वॉचमैन मतलब जाने नहीं देता ना, सिक्योरिटी गार्ड वाले। ऐसा नहीं है कि आपका मन कर रहा है लाइब्रेरी है सर, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ना जी, जिसके पास आईडी कार्ड है। तो 6 महीने हमने ऐसी स्कीमें चलाई। फिर एक बार लाइब्रेरियन से मैं 15 दिन का कार्ड बनवाया कि भाई पढ़ने दो यार, सीए ऐसे ऐसे करके। फिर पीयू से रात को 2:30 3 बजे 4 बजे निकलते थे हम वापस पीजी जाने के लिए। तो फिर पीजी का रास्ता था 10 1 मिनट का, फिर 10 मिनट में हेडफोन लगाए कि 10 मिनट है यार, एक पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, छोटा चैप्टर रिवीजन में। वही हेडफोन पहने पहने मैं सो जाता था। क्यों सो जाता था यार, कभी आधे घंटे बाद नींद आती है सोते हुए, कभी 15 मिनट बाद, कि ऐसे वेस्ट क्यों करूं। मतलब इस लेवल पे संकी हो गए थे हम आखिरी में जाके ना। उसके बाद जाके पास हुए। नंबर पता है कितने आए फिर भी? 209। आप सोचो, या तो मैं बड़ा नालायक था, इतनी संकी मेहनत करने के बाद भी 209 नंबर आए, या आप सीए का लेवल सोच लो। रीजन क्या होता था, जो 100 नंबर का पेपर होता था ना, बस मेरी सबसे बड़ी कमी, मुझे क्लास 7th या 6th से अपने पेपर याद है जब मैं दे रहा था। मतलब मेरे को बचपन का 6th क्लास या 7th क्लास से अपने पेपर याद है। जब मैं पेपर देने जाता होता था, मेरा तब भी कभी कोई क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं हुआ। तब से लेके सीए फाइनल तक, गवर्नमेंट जॉब का पेपर क्लियर करने तक, मेरा जिंदगी में पेपर सिर्फ एक बार क्लियर पूरा हुआ है। सिर्फ एक बार। वो भी कब? बीकॉम में इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा हुआ था। उन दिनों ना हमारे एक टीचर होते थे पप्पू जूस के पास इधर। तो वो क्या करते थे, हनी आइसक्रीम के पास, पप्पू जूस के पास नहीं, हनी आइसक्रीम के साथ वाली गली में। उनका डेली का टीचिंग टेक्निक पता क्या थी? 1 घंटे की मैं इकोनॉमिक्स की ट्यूशन जाता था। दीदी पढ़ाते थे 7 या 8 मिनट, और अगले दिन 45 मिनट का टेस्ट, अगले 5 6 मिनट में चेक करना। मतलब अगर आपकी 6 दिन क्लास है तो 6 दिन टेस्ट पढ़ाना। उन्होंने 6 7 मिनट है, बस बस ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। पता क्या पंप देते थे, कहते तुम यार इंटेलिजेंट हो, तुम्हें सारी चीजें आती हैं, ऊपर ऊपर से हमें बता दिया इकोनॉमिक्स का। माइक्रो मैक्रो चलती थी उन दिनों बीकॉम में ना। तो कहते तुम्हें बता दिया, +1 2 में पढ़े बैठे हो, बस 5 7 मिनट रिकॉल कर दिया, अगले महीने टेस्ट। तो क्या था कि 2 3 महीने की ना इतनी हैबिट हो गई थी लिखने की। मेरा आज तक जिंदगी में पिछले वही 12 15 साल जितने भी मैंने पेपर दिए ना, इकलौता ये पेपर था जो मेरा पूरा हुआ था। तो उसमें फिर मैंने टॉप किया स्कूल कॉलेज में। और मुझे कम से कम 1000 बच्चों के बीच में फिर गिफ्ट रिवॉर्ड मिले कि जो हाईएस्ट टॉपर थे, जो फंक्शंस वगैरह नहीं होते, ट्रेड फेयर फंक्शंस। फिर उसके बाद सीए में मेरे से गलती क्या होती थी, जो मैंने कहा ना मेरे 209 नंबर आए थे आउट ऑफ 400। मतलब लेवल मेरा चाहे 230 40 तक का है, दिक्कत क्या हुई है मेरे में हमेशा जिंदगी में, मेरा 100 में से पहला पेपर था अकाउंट्स का, वो हुआ 65 का। दूसरा पेपर हुआ मेरा 71 का, तीसरा पेपर हुआ 62 का, चौथा पेपर हुआ 66 का। आप सोचो ये मेरे पेपर की अटेम्प्ट है। अब आप अटेम्प्ट काउंट करके देख लो, इसमें से 200 नंबर आए थे मेरे, 209। मतलब पता नहीं मेरे को क्या होता है। अब जैसे लिखा हुआ है ना, अब मैं आपसे पूछूं 80 इंटू 2 कितने होते हैं? 160 ना। मेरे में क्या कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा 80 दूना 2 160 होते हैं, 80 तीय 240 होते हैं। चल यार पहले चेक कर लो, ठीक है कैलकुलेटर भी ठीक बोल रहा है, 80 गुना 2। मेरे में ना ये कमी थी। क्या होता था कि अगर कोई क्वेश्चन कर रहा हूं ना, तो इस लेवल पे करूं कि क्वेश्चन गलत ना हो। और बेसिक बेसिक कैलकुलेशनों को 2 2 बार चेक करना। अब उसकी वजह से क्या होगा, पेपर ही 65 नंबर का होगा। फिर मेरे मार्क्स पता है कैसे है, मैं आपको मार्क्स बताता हूँ अपने। पहला पेपर अकाउंट्स का 65 का अटेम्प्ट हुआ था, 64 मार्क्स। दूसरा पेपर मतलब जैसे जितना ये है 54, 62 में से 59, इसमें से 46 में से 48, कुछ ऐसे आगे, तब जाके 209 नंबर बने थे। मतलब मेरे में होता क्या था, जो भी प्रैक्टिकल पेपर है ना, अगर वो 80 का करके आया हूं, 80 का तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया, मैंने ड्रीम भी नहीं लिया था। उसके बाद तो मैंने गिव अप ही कर दिया लाइफ में कि मैं 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए ही नहीं बना। मतलब इतना नेगेटिव हो चुका था लाइफ में, या इतना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुका था कि मैं बंदा ही 70 नंबर वाला हूं बस। फिर से एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, सीए में ना ऑडिट, कंपनी के अकाउंट्स चेक करना, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग करना, फ्रॉड ढूंढने ये वो। सिर्फ वो मेरा पेपर था, एक बार मेरा 96 मार्क्स का हो गया था, पता नहीं कैसे। नंबर उसमें से भी 50 ही आए थे सिर्फ। वो थ्योरी पेपर है, उसमें नंबर नहीं आते होते। तो वो इकलौता पेपर है सीए लाइफ में जो मेरा आज तक जिंदगी में 80 से ऊपर हुआ होगा बस। अदरवाइज मेरे पेपर 65 का, लेकिन बस ये होता था 64 आ जाते थे उसमें। अब बच्चे तो खुश हो जाते थे, लेकिन ये बेवकूफी थी। तो जब मैंने सीए पढ़ाना शुरू किया, जब मैंने सबको अपनी ये अप्रोच बताई, मैंने कहा देख लो ये है क्वालिटी। मतलब मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। 64 आए आउट ऑफ 65। सीए में टोटल 3 बार अकाउंट्स के पेपर हुए हैं, तीनों बार मेरा एक एक 2 2 नंबर कट है। लेकिन तीनों बार मैंने पेपर पता है कितने का किया, एक बार 65 का, एक बार 66 का, एक बार 68 का। तीनों बार नंबर आए हैं एक एक या 2 2 नंबर कट के। तो मैं बच्चों को दुहाई क्या देता हूँ, क्वालिटी देख रहे हो अपने सर की,
लेकिन क्वालिटी का अचार नहीं डालना हमने भाई साहब, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। तुम यार 100 में से 15 नंबर कटा लो, समझ गए? तुम 100 नंबर का करके आ जाओ, 15-20 का गलत करा जाओ यार, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी तो है भाई, 100 का करके आए हैं, 80-85 आ सकते हैं। ये जो मैं करके आता था 66 का, 62 का, उसमें से 61 आ गए। क्वालिटी के चक्कर में सारी क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज। महा बेवकूफी पूरी जिंदगी की, महा बेवकूफी। इस वे में मैं जाके सीए बना था। चलो ये अब कहानी खत्म करते हैं, हम कैश फ्लो पे आते हैं। नहीं बस इतनी है, नहीं उसके बाद भी सेम ऐसे ही होता। जिन पेपरों में मैं पास हुआ था ना, तो वो मेरे सेकंड लास्ट स्टेज के पेपर थे। फिर से नवंबर वाले पेपर आए, फिर से नवंबर वाले पेपरों में थोड़ा लीनियंट हो गया था कि भाई अब अभी अभी पास हुआ है जुलाई में, तो नवंबर में अगले पेपर आ गए थे, वो आखिरी थे, ये सेकंड लास्ट थे। तो मैं क्या चल पास हो जाऊंगा। उन दिनों फिर पेपर दे के मैं दक्षई चला गया था आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाने, +1-2 को। सोलन में है, कभी सर्च करना है, दक्षई अंग्रेजों का बनाया हुआ स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल। वहां पे पढ़ाता था मैं 1.5-2 महीने। हाँ वहां पे मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला था, तो वहां पे 2 महीने में आर्मी स्कूल में रह के आया था। आज तक मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस वही है कि मैं 1.5-2 महीने ना आर्मी स्कूल में रह के आया। बोर्डिंग स्कूल आप कह सकते हो। वहीं पे हॉस्टल में रहते थे, उतने में खाना मिलना। तो वहां पे एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ +2 कैश फ्लो का, नहीं वहां पे +2 का चैप्टर चल रहा था कोई पार्टनरशिप। वहां पे मेरा रिजल्ट आ गया, क्योंकि नवंबर में दोबारा पेपर दिए, जनवरी में रिजल्ट था, जनवरी में मैं कॉन्ट्रैक्ट पे वहां पे गया हुआ था। भाई फिर फेल, मतलब नवंबर वाले पेपरों में मैं पास ही नहीं होता था, फिर फेल। और मैं इतना मतलब वो हो गया तंग भाई यार, एज बढ़ती जा रही है, इधर से मैं फेल हो रहा हूँ। शाम को 7 बजे 6 बजे वहां से छुट्टी हुई, सारे गए मेस में होटल में, मैं पहाड़ के नीचे उधर चला गया। मतलब पहाड़ के नीचे इन द सेंस ऐसे नहीं, किसी गांव में चला गया, मतलब गांव में चला गया। उधर साथ में एक मार्केट सी थी, तो मतलब बंदा उदास हुआ पड़ा होता। इतनी मेहनत के बाद ना, आप लोगों के साथ नहीं होगा, आप लोग इतनी मेहनत नहीं कर रहे। जब इतनी तकड़ी मेहनत करके फेल हो जाओगे ना, जब +2 के आखिरी में समझ लो, या कभी लाइफ के किस, अरे मतलब वो नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ लाइफ के किसी स्टेज पे जब बहुत ज्यादा मेहनत करके फेल होगे ना, तब आपको चुभेगा कि हाँ हर्ट होगा। और उस दिन मैं सदमे में दोबारा से, लेकिन डिप्रेशन में नहीं गया था, थोड़ा बहुत सदमे में गया था। अब सारे खा रहे हैं, मैस करने, मेरा मूड ऑफ हुआ पड़ा है। मैं चला गया उधर नीचे। अब रात को 7:30-7 बजे पहाड़ों का सीन, शायद अगर आप समझ सकते हो, ऑफ लोकेशन, माल रोड की बात नहीं कर रहा मैं, ऑफ रोड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक आधा स्कूल है, 2-4 दुकानें हैं या कुछ ऐसे। तो वहां नीचे जाके ना मार्केट सी बनी हुई थी, जहाँ पे आर्मी स्कूल में मैं पढ़ाने जाता था। तो वहां पे हम कभी 2-4 दिनों के बाद चले जाते थे ऐसे ही, कुछ सामान लेने, बर्गर खाने ऐसे। मैं उधर पहले पहाड़ों में बैठ गया आधा पौना घंटा, ठंड लगे। मैं कहा ठंड लग रही है, बैठा नहीं जा रहा। अब गेस्ट हाउस में जाने का भी मन नहीं है, जो मैं गेस्ट हाउस अलोड थे। बाकी सारे मैस बंद होगी, होगी आधे घंटे का मैस होता है ना, क्योंकि आर्मी वालों का है। आधे घंटे की मैस है, आगे आगे नहीं तो जाओ भाई, कल आना। मैं क्या, अब मैस में रोटी नहीं मिलेगी, इधर ठंड लग रही है, गेस्ट हाउस जाने का मन नहीं है। फिर मैं नीचे वो मार्केट में चला गया, जहां से हम बर्गर वर्गर खाने आते थे। फोन नहीं मिलता था वहां पे ना। क्या था समझ लो, अगर ये पूरा एरिया है ना पहाड़ का, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे आर्मी वालों का वो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे रिहर्सल चल रही है, यहाँ पे एक एरिया था जहाँ पे बसें रुकती हैं, शेड, यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क आते थे। और उसी के नीचे एक ये मार्केट जा रही थी, यहाँ पे नीचे जाके ना मार्केट थी सारी। मैं इधर नीचे तो चला गया, यहीं कहीं बैठा हूँ। अब डर भी लग रहा है पूरा, जंगलों के बीचों बीच बैठे हैं पहाड़ों में, कोई भी आ सकता है। मैं क्या यार छोड़ यार, अब करना क्या, भूख भी लग रही है, रोना भी है। वो बर्गर वाली दुकान पे चला गया, दोस्त फोन करे। अब नेटवर्क तो सिर्फ इधर आते थे, हमारा गेस्ट हाउस था यहाँ पे, ये सारा प्लेग्राउंड, ये सारा स्कूल, ये थी मेस, मतलब ऐसे ऐसे सिस्टम था। तो हम मेस से जाते थे ना, स्कूल से, यहाँ से जाके फिर अपने गेस्ट हाउस में चले जाते थे। तो वो सब चले गए, दोस्त फोन कर रहे हैं, जैसे उनके पास उधर वाईफाई था या किसी किसी के नेटवर्क आ जाते थे, मेरे नहीं आते थे। वो फोन कर रहे हो मेरे को, भाई ढूंढना शुरू कर दिया उन्होंने, कि हमें लगा सुसाइड करने तो नहीं चला गया। जिस हिसाब से मैं रोने लग गया था वहां पे ना। सीए में तो मतलब इमोशंस ना अपने आप बाहर आ जाते हैं, हम थोड़ी ना मशीन है, रोना आ ही जाता है इतनी मेहनत करके। उनको लग रहा है भाई, हमें तो ये लग रहा था कि तू तो पहाड़ कूद गया शायद। तो पहले तो आधा पौना घंटा उनको कुछ नहीं हुआ, इधर से मैं खा रहा हूँ, भूख लग रही है, मैं उधर बर्गर वाली दुकान पे चला गया, मैं बर्गर खा रहा हूँ। फिर मैं 1-1.5 घंटे बाद आया, रात को 9-9:30 बजे वापस। फिर वो मेरे को मतलब जैसे होता है, थोड़ा सा वो करने लग गए, कंसोल करने लग गए या कुछ, कहते यार कोई बात नहीं है वो। मैं क्या, मेरे को भी पता है कल तक परसों तक सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उस टाइम पे तो ये थी हालात खराब। फिर उसके बाद 1.5-2 महीने बाद वहां से सोलन से वापस आए। फिर मेरी बहन की शादी थी, 10 दिन घर पे लगा दिए। फिर 2 महीने बच गए पढ़ने के लिए, मिड फरवरी से लेके मई तक। फिर वो 2.5 महीने फिर से वही संकीपन शुरू,
हेडफोन लगा के सोना, स्पीकर रख देना वॉशरूम में, नहाते हुए रख देना, रोटी के लिए वही 7 मिनट्स रख दिए, मतलब सेम जो मैंने पिछले मई में किया सेम अप्रोच फॉलो करनी शुरू कर दी। फिर जाके नंबर आए 200, गैस करो 202 नंबर ये नंबर आए। इसमें मैं फेल इसलिए हुआ था, चौथे पेपर में बीमार हो जाता था, चौथे पेपर तक जाते जाते ना बीमार हो जाता था मैं। तो मतलब ये वाला भी 202 नंबर मेरे को ऐसे लगता है जिंदगी में मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता था सीए बनना। ये जो पेपर में पास हुआ था ना मई 2018 में, जिसका रिजल्ट आया था जुलाई 2018 में, तो अब 6 साल हो गए हैं इस बात को। तो ये वाले पेपरों में मैं कभी भी पास होना डिजर्व ही नहीं करता था। रीजन क्या था, चौथा पेपर जो था ना लॉ का पेपर होता था, उसमें मैं हो गया बीमार। 100 नंबर का पेपर है, 29 का भैया को आता था, 29 में से मैंने 29 का सारा कर लिया। पहले 15 मिनट तो मैं लेटा रह गया, पीछे लड़की बैठी थी, कहती क्या हो गया, मैं क्या आता नहीं, कहती जितना आता है उतना तो कर। मैं करना शुरू किया 15 मिनट के बाद, तो 29 नंबर का पेपर हो गया पौने 2 घंटे में। मैं क्या चले और क्या करें। बाकी सीए में ऐसा नहीं होता कि बिजनेस इको है, जो है लिख दिया भर दिया हो जाएगा, सीए में नहीं ऐसा होता। तो सीए में आता है तो ठीक है, आते वाले को नंबर नहीं मिलते। मैं क्या करूंगा क्या, बाकी कितने का रह गया 71 का। तो मैं क्या छोड़ो मैं जा रहा हूँ, पौने 4 बज गए थे तब तक, पौने 4 पता नहीं 4 बज गए थे। मैं क्या अब क्या करूं, एक तो बैठा भी नहीं जा रहा, हालत इतनी खराब हुई पड़ी थी, बीमार चल रहा था। फिर मैंने निकाली अपने उसमें से बैग में से किट में से वो कौन सी गोली थी, डिस्प्रिन, क्रोसिन पता नहीं डिस्प्रिन थी, पता नहीं कोई थी। एक गोली खाई असर ही नहीं की, 5 मिनट बाद दूसरी गोली खाई, 2 गोलियां खाई, मतलब ऐसे लगा अब शायद थोड़ी जान आएगी। 4 बज गए, अब 1 घंटा। मैं क्या यार एक काम करते हैं, मतलब मेरा लेवल में ना वो दिन वो मोमेंट वो जो मन के अंदर बात चली थी ना सारे बच्चों के साथ, वही शेयर करता हूँ, कभी भूला नहीं। पता मतलब मैं मन में खुद को क्या बोला, मैं क्या एक काम करता हूँ, 4 बज गए हैं, 5 बजे मैडम ने ही पेपर ले लेना, 1 घंटा रह गया है, मर तो नहीं जाऊंगा ना, मेरे को ये था बस। 2 गोलियां खा ली, 1 घंटा सार के 5 बजे जाके पीजी जाके सो जाऊंगा, मरने तो नहीं वाला, 1 घंटा और बैठ जाता हूँ। 1 घंटे में मेरे से 29 नंबर का और पेपर हो गया, लगभग 30 नंबर का। मेरी टोटल अटेम्प्ट बताओ कितनी हुई, अकाउंट्स वाले हो ना, हाँ मेरी टोटल अटेम्प्ट हुई 59। कोई भी बच्चा सस्पेंस रुक, कोई भी बच्चा सीए में 59 में से पास नहीं हो सकता, जिसको पता है कि 29 नंबर का मैं ठीक करके आया हूं। मेरे सीए को 6 साल हो गए थे करते हुए, मैंने सीए का सबसे गंदा पेपर इवन बीकॉम का भी मिला के कभी जिंदगी में किया होगा ना, ये पेपर किया होगा। 30 नंबर का मैं पता है क्या करके आया, मतलब केस स्टडीज होती है वहां पे कि जज ने फैसला सुनाया, अपील कर दी, फैसला सुनाया, मैंने पता क्या लिखा, दिस इज रॉन्ग सो दिस इज करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग सो दिस इज करेक्ट, ऐसी ऐसी चीजें लिख के आया। एक तो हेल्थ मेरे बस में नहीं थी, दूसरी चीज मेरे को उसका आता भी नहीं था 30 मार्क्स का, बाकी भी नहीं आता था, इसमें थोड़ा थोड़ा आता था, मतलब तुक्का सा पता था। तो मैं चीजें ऐसे लिख के आया, दिस इज करेक्ट सो दिस इज नॉट रॉन्ग, ऐसी ऐसी चीजें लिख के आया, पता था, गिव अप कर दिया था मैंने। तो अगले पेपरों में मेरे को पता था पास होना ही नहीं। और भगवान ने देखो क्या बनाया, शायद भगवान ने एफर्ट्स देखे या घर वालों ने ब्लेसिंग्स दी। जो बच्चा कहता है, जो बंदे कहते हैं ना दुआएं कुछ नहीं होती, किस्मत कुछ नहीं होती, चाहिए कितने होते हैं हमें, 400 में से 200 चाहिए होते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आने चाहिए, समझे आप। 400 में से मेरे को 200 वाला पास है, मतलब आपको ओवरऑल पास होने के लिए 50% चाहिए, लेकिन हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 तो आने ही चाहिए। एक में 40 आ गए, दो में 60 आ गए, टोटल हो गया ना 100, तो अलाउड है। मेरे इसमें से मार्क्स आए 49, मतलब बाकियों में मेरे नंबर जो आए वो पूरे 150 बने नहीं थे 300 में से। अगर मेरे पूरे 300 में से नहीं 150 बन गए थे शायद, हाँ 150 बन गए थे, लेकिन मेरे इसमें से मार्क्स आए थे 49, जो मुझे पूरी पूरी उम्मीद थे मेरे 32-33 नंबर डिजर्व करता हूं। अगर मैं 29 का पूरा भी ठीक लिख के आया हूं ना, 25 आ जाएंगे, 30 में से 5 आ जाएंगे, मैं ये सोच के चला था। और 40 भी अगर आ जाते मैं पास ही नहीं हो सकता, 40 भी आते मैं 190 पे रुक जाता। तो वो वाले पेपरों में मेरे को एक्साइटमेंट ही नहीं थी। मैंने चंडीगढ़ में अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया था, तब तक रिजल्ट से 1-1.5 महीना पहले तक मैंने शुरू कर दिया था। फिर जैसे अब आप लोग स्टूडेंट हो ना, मेरी एक स्टूडेंट होती थी, वो कहती इस बार ना भैया आपका रिजल्ट मैं देखूंगी, देखना पास हो जाओगे। वो चित्कारा पढ़ती थी उन दिनों, उनको पढ़ा के +2 पढ़ा के तब मैं चंडीगढ़ गया था। 1 बजे रिजल्ट आया, 2 बजे मैंने होम ट्यूशन लेने जानी होती थी सेक्टर 45 में, बड़ैल नाम सुना होगा किसी किसी ने। 45 में मेरे को ट्यूशन लेने जानी होती थी, 1 से 2 मैं उसको कॉल कर रहा हूँ लड़की को, मतलब मेरी ट्यूशन की वो थी, समझ लो लक्की लगा लो या जो भी उसने बोल दिया, तो वहम आ जाता है मुझे ना कि चल ठीक है। 2 बज गए वो फोन ही ना उठाए,
तो 2 बजे मैं वापस आया अपने भाई के पास, उसी लाइब्रेरी के सामने, सड़क पे पेट्रोल पंप के सामने। मैं खोल यार रिजल्ट देखें क्या है। अंदर उम्मीद थी फेल ही हूं। मार्क्स आए 202। पहले मार्क्स नहीं देखे, ऐसे होते हैं इधर ना, 202 इधर लिखा होता है, इधर 400 लिखा होता है, और नीचे लिखा होता है पास या फेल। नजर गई पास पे, सिर्फ पता नहीं कितने मार्क्स। वहीं पे सड़क के बीचों बीच, मतलब भाई को हग कर ली, रोना शुरू, या मतलब जैसे इमोशनलेस हो जाता, इमोशनल हो जाता ना बंदा, वैसा हो गया पास। इस बात को 30-40 सेकंड हो गए। मैंने भाई को बोला, मैं देखे देख नाम देखियो, नाम मेरा ही है ना, ऊपर देख नाम पढ़ भाई। मतलब पहले पास देखा, फिर देखा अच्छा जी ऊपर नाम है जी अपना, फिर देखा नंबर कितने हैं, 202। भाड़ में गए नंबर, 200 मैटर करता है, नीचे पास है। मैं कहा लो के नंबर देखी, लो के नंबर देखे हमने आधे घंटे के बाद। पहले तो मैंने स्टेटस डाला व्हाट्सएप पे, नाउ इट्स सीए तरुण मोंगिया। 2-3 दिन पहले ना ऐसे कुछ सीए का ना मेल मूल करनी थी, कुछ वो करने थे, तो ये सारे वो नंबर ढूंढ रहा था मैं कि मेरे को ना इसका मार्कशीट ढूंढनी थी। तो मेरे को वो 3-4 दिन पहले इसका वही स्टेटस दिखा था, पहला स्टेटस यही डाला, इट्स सीए तरुण मोंगिया नाउ। और उसके 5 मिनट बाद मैं फिर क्लास लेने गया, मेरी होम ट्यूशन थी। क्लास में बैठे बैठे मैंने रिजल्ट देखा, देखो लो में नंबर, भाई साहब 49। कौन गधा बोलता है भगवान नहीं होता, कौन बोलता है किस्मत नहीं होती, कौन बोलता है दुआओं में असर नहीं है, भाई साहब सब कुछ है। मेरा तो ये हो गया था एक लेवल पे आके ना, जब ये एग्जाम और रिजल्ट का पीरियड होता था ना, उन दिनों में अच्छे काम करने शुरू कर देता था, गौशाला जाना शुरू, जो गरीबों मांगने आया गाड़ी में कुछ दे दो, उसको 10 रुपए देने शुरू। वो भाई साहब ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर देते थे हम सीए में, जो किसी ने बोला वही करना शुरू। तो बहुत चीजें मैटर करती हैं किस्मत के साथ, मतलब हार्डवर्क के साथ साथ किस्मत। ये तो वो चीजें हैं ना जो सीए टाइप वाली हैं, इसमें जाके आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर किसी ने करनी है। +2 के बाद जो आप लोगों ने ये बीकॉम करनी है, कुछ करना है, एमबीए करना है, तब इतनी मेहनत नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ +2 में छप्पड़ फाड़ दो, आखिरी के 2-3 महीने हैं, रिजल्ट मिलेगा मिलेगा ढंग का। टाइम है 3:45। अब हम करने वाले हैं एमसीक्यूज। चलो भाई। हाँ वीडियो बन गई है, वैसे हमेशा हर साल ये वाली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं करता था, वो कर देता था, इस बार बन गई है। ड्रॉ माई लाइफ, चल देखते हैं। सही बात है ना, थोड़ी सी ये जर्नी होनी चाहिए। वैसे पिछले कई सालों से हमेशा बच्चे बोलते थे सर आप रिकॉर्डिंग बंद ही क्यों कर देते हो, मैं कहा नहीं यार, और अचानक आज तो बन गई बस गलती से। पर अच्छी बात भी है, 5 सालों से बन नहीं रही थी। चलो भाई एमसीक्यूज पे आते हैं। रात को देख लेना। मेरे से अपनी आवाज ही नहीं सुनी जाती, रिकॉर्डिंग मुझसे नहीं सुनी जाती। मैं सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग पता है कब सुनता हूँ, अभी जो मैंने फोल्डर बनाने होते हैं ना, पार्ट 1 है पार्ट 2 है, कौन से डेट डालने होते हैं, क्वेश्चन नंबर, सिर्फ उतनी सुनता हूँ 5-10 सेकंड की, नहीं सुनी जाती। चलो भैया अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ, पता नहीं है, ये आंसर देख लेना क्या है। चलो अच्छे वाले क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। अब इतने सारे क्वेश्चन सोचे थे, असर्शन रीजनिंग भी सोचे थे, नलायकों सेंटी करा देते हो, पता नहीं एक बार बंदा बोलने लग जाए ना सारा कुछ याद आ जाता है। आप सोच के देखो, आपको मैंने अभी अपनी जो ये बताई है ना जर्नी, ये सिर्फ खाली खाली रिजल्ट बताया मेन मेन कि हुआ है, इससे 70-80% अच्छी जर्नी गई है या सुनने लायक। किसी दिन फेयरवेल करेंगे ना, फेयरवेल में सुनाएंगे बाकी। हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, अब देखो जी चीजें सीखते हैं क्या है। बात हमारी निकली कहां से थी कि एमसीक्यू करते हैं, कि इंटेलिजेंट बंदा हमेशा बोलता है एमसीक्यू करो। हमारे सीए में भी 30% एमसीक्यूज आने लग गए थे एंड में, 30 नंबर के एमसीक्यू। सोर्सेज का मतलब लिखो जल्दी से। पहले किसी के पास अगर कोई मोबाइल में देख रहा है तो अपने कॉपी या बुक के स्टार्टिंग वाले पेज पे लिख देना सोर्सेज मतलब पैसा आना। जल्दी से लिखो सोर्सेज मतलब, मैंने कहा है जिसके पास बुक नहीं है कॉपी के पहले या सबसे आखिरी पेज पे लिखो सोर्सेज का मतलब पैसा आना। पहला क्वेश्चन ही देखना, अब आपको थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा। सोर्सेज का मतलब होता है पैसा आना। कब से पैसा आता है इस चैप्टर में? कैश का मतलब सिर्फ कैश तो नहीं होता ना, इस चैप्टर में कैश का मतलब कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, ये है। तो कहां से हमें पैसा आ सकता है? देखो पहला देखो, डिपॉजिट 40,000 इंटू बैंक, कैश चला गया लेकिन बैंक में पैसा आ गया। कैश और बैंक दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो इसलिए ये चैप्टर जब भी करो ना, पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या 6 चीजें आती हैं वो पढ़ लिया करो, बुक में भी मिल जाएगा, मैंने भी लिखवाया हुआ है। तो फर्स्ट वाली चीज से कहीं पे भी पैसा नहीं आ रहा,
देखो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा पैसा जा रहा है लेकिन बैंक में आ रहा है, कैश माइनस हो गया लेकिन बैंक बैलेंस प्लस हो गया, दोनों ही कैश का पार्ट है, तो इसका ये आंसर नहीं आएगा। सेम ऐसे ही कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक में से पैसा कम हो गया लेकिन मेरे पास कैश आ गया, तो ये भी सोर्सेज नहीं है। चौथा, पहले फोर्थ, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 25,000, मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटीज गई, कैश आ गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी, तो इन तीनों से कहीं पे भी सोर्सेज नहीं हुआ, पैसा नहीं आया। जो मैंने सामान बेचा ना, सेल ऑफ गुड्स 40,000, तो मेरा 40,000 पे सोर्स है, इससे कैश आ रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। पॉइंट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इनटू नो फ्लो, कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे कैश का फ्लो नहीं जाएगा? परचेज ऑफ मशीनरी से कैश जाएगा ना, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा, तीसरे में मशीनरी खरीदी बदले में हमने शेयर दे दिए, ना पैसा आया ना पैसा गया। परचेज, तो मैंने परचेज करी, बदले में कैश नहीं दिया, मैंने मशीन दे दी। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से पैसा जाता है, तो क्वेश्चन था कौन सी ट्रांजैक्शन से पैसा नहीं जा रहा या नहीं आ रहा, सी वाले से। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स, मतलब इनमें से पैसा कहां से नहीं आ रहा? सोर्स का अपोजिट होता है एप्लीकेशन, सोर्स मतलब पैसा आना, आउटफ्लो या एप्लीकेशन मतलब पैसा जाना। इश्यू ऑफ शेयर से पैसा आएगा, शेयर इश्यू करें, कैश तो आ रहा है ना। सेल ऑफ एसेट से भी पैसा आ रहा है, ये भी गलत आंसर है। डिविडेंड रिसीव से भी पैसा आ रहा है, तो इसका आंसर होगा परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि ये सोर्स नहीं है, ये आउटफ्लो है। सोर्स का मतलब होता है पैसा आना, आप फ्लो मत समझो इसको, ये सोर्स है, सोर्स मतलब पैसा आना। तो आप ए, सी और डी में देखो पैसा आ रहा है, बी में पैसा जा रहा है, तो इसका कौन सा आंसर बना? बी। पॉइंट नंबर 5 ये आ गया जो मैं आपको बताना चाहता था, सोर्स मतलब पैसा आना, ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब पैसा जाना, सोर्स का मतलब आना, एप्लीकेशन का मतलब जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द एप्लीकेशन, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन से पैसा नहीं जा रहा? इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन बिल पेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस से पैसा जाता है, ये आंसर आना चाहिए ये वाला, क्योंकि बिल पेबल से मैंने उधार पे सामान खरीदा है, उधार पे सामान खरीदने से मेरा पैसा अभी तो नहीं जा रहा ना, उधार पे लिया है। बाकी तीनों ट्रांजैक्शन में ना, जैसे मैंने डेटर मेरे इंक्रीज हुए, डेटर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मेरा सामान गया। ठीक है, इसका आंसर पढ़ लेना, बाकी मैं आगे देखता हूं। 7 पे आओ। 7, वाइल कैलकुलेटिंग, 7th बेटा, ये उठी कब थी? वाइल कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट, अब जिसने तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया हुआ है वो समझ जाएगा कौन कौन सा नेट प्रॉफिट में ऐड होता है। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी माइनस होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड भी माइनस होता है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल माइनस होता है। अगर आप सोचो ना, ऐड होता था इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये आएगा इंक्रीज इन जन, जिसको हम वो नहीं कहते थे ट्रांसफर टू रिजर्व, ऊपर पैट में 4 चीजें नहीं ऐड करते थे, ये वही तो है इंक्रीज इन रिजर्व, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्ट, तो पहले मेरे को अगर करेक्ट वाली पता हूं तो मैं इनकोरेक्ट पता कर लूंगा। इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट, बिल्कुल ठीक है, कैश फ्लो यही बताता है ना कि कैश रिसीप्ट भी आ रही है, कैश पेमेंट भी आ रही है। इट रिकनसाइल द कैश बैलेंस, हम ये रिकनसाइल के लिए थोड़ी ना बनाते हैं, मेरे हिसाब से बी आना चाहिए, बाकी सी पढ़ के देखते हैं। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, ये भी ठीक है। इट एक्सप्लेन द डेविएशन, ये मैंने पहले दिन बताया था, कैश अलग चीज होती है, प्रॉफिट अलग चीज होती है, तो ये भी ठीक है। रिकनसाइल मतलब मैच करना, क्या अभी हमने कैश फ्लो के चैप्टर में मैंने आपको ये बोला बैंक पासबुक को कैश बुक के साथ मैच करो, वो तो बीआरएस का चैप्टर होता था क्लास +1 में। देखो आपको डी नहीं समझ आया। इट एक्सप्लेन द डेविएशन ऑफ कैश फ्रॉम अर्निंग, अर्निंग का मतलब होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है कम ज्यादा, कैश का बैलेंस अलग है। आपने कोई चीज लॉस पे बेच दी, 50,000 वाली चीज आपने 40 में बेची, 40,000 पे आ गया ना, वो तो कैश है, जबकि प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस प्रॉफिट अलग चीज होते हैं, कैश अलग, तो इसका आंसर बनना चाहिए बी। अब इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, बताना चारों में से ऑपरेटिंग कौन सी है? हाँ, शेयर वाली जाती है फाइनेंसिंग में,
मशीनरी और इन्वेस्टमेंट वाली जाती है इन्वेस्टिंग में, इन्वेंट्री कहां जाएगी? ऑपरेटिंग में। 16 विच ऑफ द एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एग्जाम्पल मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। फर्स्ट वाली क्या की है? फाइनेंसिंग की, सेकंड वाली भी फाइनेंसिंग की, तीसरी वाली ऑपरेटिंग की क्योंकि रॉ मटेरियल है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आ जाती है? इन्वेस्टमेंट्स। 17 एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दोबारा से फिक्स्ड एसेट। पहला कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड है, पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एसेट से रिलेटेड सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 18 अपने आप बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आ जाएगा? रिसीप्ट ऑफ डिविडेंड कहां पे आएगा फिर? ये तो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड बनेगा। नंबर 20 पे आओ। नंबर 20 पे अब थोड़ा सा दिमाग भी चलेगा क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। 20 एक ना मुझे लगता है आप लोग इस हिसाब से कर रहे हो, 20 के साथ जो जो ऑप्शन है मार्क करते जा रहे हो। अब जितने मार्क कर लिए। अनुषी सुन लो इधर, अब आप लोगों को इसके साथ सही आंसर को मार्क नहीं करना, ये हमारी ट्यूशन में पहले से ही रूल बना हुआ है। हमें आंसर पीछे से देखेंगे। अगली बार जब तैयारी करनी है, अगर मेरे सामने सही क्वेश्चन है ना तो मैं सिर्फ उसी को देखता हूं, तो यहाँ पे अब आप लोगों ने टिक नहीं करनी सही क्वेश्चंस को। ₹4 लाख टू एक्वायर द शेयर्स इन RY लिमिटेड एंड रिसीव अ डिविडेंड। 4 लाख रुपए गए है ना, पेड है। 4 लाख गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, 4 लाख गए, 40,000 आए, तो मेरा 360 माइनस का हो गया, ऐड नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक बार अपने आप टाइम लो 5-10 सेकंड। 4 लाख रुपए माइनस का जा रहा है और प्लस 40,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो नेट में बताओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर माइनस का 360 आएगा ना, तो इसमें माइनस का 360 देखो कहीं पे है, आया? समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आएंगे पेपर में, इधर देख लो लिखा ही हुआ CBSE का। 21 इफ अ मशीन हुज ओरिजिनल कॉस्ट, ये डेली कर रहे हैं हम, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, बुक वैल्यू नहीं है, 40,000, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी हुई है 12,000, तो बाकी कितने का बच गया? 28 का। कॉस्ट में से अगर मैं 12,000 की डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं, कितना बच गया? 28। उसको आपने बेचा 34,000 का। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो इट्स इफेक्ट बताओ। नहीं 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 नहीं, इसका इफेक्ट है 34,000 रुपया आएगा, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप लोग कौन सा बोल रहे थे? 6,000 वाला कोई बोल रहे थे ना, क्या वो मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट है? ऑपरेटिंग में आएगा। वैसे भी इधर फाइनेंसिंग का लिखा हुआ ना, पहले तो फाइनेंसिंग वाले को कट कर दो। मशीन मेरी किस एक्टिविटी का पार्ट होता है? मशीन मेरी इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है ना, तो हमेशा पेपर में भी ऐसे किया करो यार, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को तो पहले खत्म करो। 50-50 लाइफ लाइन आपने यूज कर ली, अब करो कॉल एन एक्सपर्ट। तो 6,000 रुपए मिल रहा है क्या मुझे? नहीं, 34,000 मिल रहा है, तो इसका आंसर बनना चाहिए शुड बी 6। 22 नंबर, इफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल 2 लाख की रिडीम की है, रिडीम मतलब पैसा वापस करना, इश्यू में पैसा मिलता है, रिडीम में पैसा जाता है, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो मैं टोटल कितना फंड दे रहा हूं? 2 लाख प्लस 5%, 2,10,000। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो, इसका इफेक्ट बताओ। पहले तो ये देखो ये किस एक्टिविटी का पार्ट है? शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग का। अगर आपको चारों में से कहीं पे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग दिख रहा है कहीं? एक ही ऑप्शन है 10 लाख, 2 लाख 10,000। हाँ ये भी बात सही है ना, पहले तो ऐसे ही सर्च कर लो, 2,10,000 वाला ऑप्शन ही एक है। बच्चा कहां कंफ्यूज हो सकता है? 2 लाख में। तो मतलब मेरा तो पैसा यार, जब मैं दे रहा हूं 5% एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहा हूं ना, तो 2,10,000, इसका आंसर भी सी बनना चाहिए। सही आंसर को टिक मत करना यहाँ पे, बस सी है हमारे पास। 23 देखते हैं, गुडविल। पहले तो गुडविल के लिए ना मन में बसा लो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होएगा ये गुडविल। अगर तो कम हुआ तो ऑपरेटिंग, बढ़ रहा है तो इन्वेस्टिंग। इफ द गुडविल इज 40,000 एट द बिगिनिंग एंड 48,000 एट द एंड, 40 से 48 हो गई, 8,08,000 की परचेज की है ना, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए। कहीं पे है पेमेंट है ये, 40 से 48 हो गई, 8,000 का पैसा गए है, परचेज करा है।
23 का ए होना चाहिए। ओके है 24 सबसे एंड में गिवन है। हाँ हाँ बुक के सबसे एंड में मैंने जो एमसीक्यू फाइल भेजी है ना उसमें मैंने आंसर साथ में स्कैन करके भेजे हैं। आई एम वेरी हैप्पी नाउ आई ओनली फोकस ऑन आंसर्स। गुड 25 पे आओ 25 पे। ये क्वेश्चन अब देखो आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं कि नहीं। फाइन गारमेंट्स लिमिटेड इज एंगेज इन द एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। कपड़े का काम है सिंपल मतलब। हेमंत छोड़ दे यार। देखो यही मैं अब आपको तंग करवाता हूं। देखो वही मैं कह रहा हूं ये होती है आम जिंदगी। अभी मेंटोस जिंदगी देखेंगे। पहले तो ये बताओ पहली लाइन में हमारा काम किस चीज का है ये बताओ। कपड़ों का काम है यहां तक समझ में आ गया। द कंपनी परचेज अ मशीन ऑफ 10 लाख फॉर द पैकेजिंग ऑफ सच गारमेंट्स। ठीक है जी कपड़ों को पैक करने के लिए एक मशीन ली। कैश फ्लो ड्यू टू परचेज ऑफ मशीनरी। तो ये मेरी मशीनरी जो मैंने खरीदी है ये इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये 10 लाख रुपया जो मशीनरी खरीदी है ये किस एक्टिविटी में जाएगा। क्योंकि कपड़े बनाने वाला बंदा मशीन खरीद रहा है उसका क्या मशीनों का काम है तो ऑपरेटिंग में तो नहीं जाएगा। मशीन फाइनेंसिंग में कभी होती नहीं है। मशीन कैश में होता नहीं है। तो कहने का ये आपका सिंपल पॉइंट है जो पिछले कई दिनों से हम चला रहे हैं। मशीन ऑलवेज कम्स ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं लास्ट आज का नहीं लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। नहीं भी नहीं कहानियां सुनते हुए तो कभी नहीं कहते सर। कह देते आप 4 बजे तक सुनाते तो सही हम आपकी कहानियों से बोर हो जाते हैं। डिपेंड करता है कहानियां हम सुनना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप हमारे उसी 1 घंटे में लेके आ रहे हो और वो भी 10-20 मिनट बचे हुए हैं देन वी आर मतलब वेरी मच सेटिस्फाइड नहीं इंटरेस्टेड। हाँ लेकिन अगर आपने कहानी सुनानी शुरू करी 355 पे हो सर क्या अपनी बातें लेके बैठे हो। डिपेंड करता है सर मूड। हाँ देखो पढ़ाओ सर। डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज शोन अंडर द हेडिंग विच हेडिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो रहा है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग लोन किसका पार्ट होता है फाइनेंसिंग का। फर्स्ट टाइम हम उसको सीरियस नहीं लेते आजकल। ये पिछले 2-3 दिनों से नाराज कर रही है मुझे। ये पिछले 2-3 दिनों से मुझे भी नाराज कर रही है। असर्शन पे आना लास्ट में पेज नंबर 1 करें पेज नंबर 6.204। अब जिसने हई हुई करी तो 3 हो जाएंगे। फर्स्ट वाला परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी क्लासिफाइड एज कैश आउटफ्लो। गलत है। मेरी बात सुनो यार अभी ना 1 मिनट। अभी सेम ऐसा क्वेश्चन अभी हम सेकंड थर्ड करके आए हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कैश का पार्ट है। तो जब मैं कोई शेयर्स खरीद रहा हूं और बदले में कैश जा रहा है तो मेरा कोई भी फ्लो नहीं हुआ यार। ये नो फ्लो है। ये मैंने लिखवाया भी हुआ है कॉपी पे भी और अभी 10 मिनट पहले करके भी आए हैं। तो पहला असर्शन तो रोंग ही है। रीजन देखते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड एज। अब ये पढ़ लो ये आपका रूल है जी। ये पॉइंट है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है हेंस दे डू नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो। अच्छा हुआ उन्होंने ये दे दिया। 1 मिनट यार 1 मिनट तंग कर देते हो मेरे को देखने नहीं दे रहे जो मेरे को एक्सप्लेन करना है। आप लोगों ने क्या सी क्या पढ़ा है। आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है सी में। आपने ऑप्शन पढ़ा है क्या लिखा हुआ है। ए एंड बी आर करेक्ट ए आर करेक्ट ए आर हाँ सी बनेगा। हाँ नलायक सारे।